हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज चलिए हम हिंदी की शुरुआत करते हैं। हिंदी की शुरुआत सुबह की चाय के साथ। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब वीडियो हम बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमसे जुड़ने के लिए हम यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि अधिक भाषाओं का प्रयोग। अगर आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं। अगर आप एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, ऑप्शन नंबर ए है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, बी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, सी है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, डी है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो फटाफट से आंसर आप सभी बताइएगा कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए, तो उन्हें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्यों मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा है तो वो देख नहीं सकता है, तो अगर आप मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या करेगा, सुन के चीज़ों को सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 93 में क्या पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है विदेशी साहित्य की रचनाएं, बी है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, डी है केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो आंसर बताइएगा फटाफट से आप सभी पेन कापी लेकर बैठा करिए और मिलान किया करिए आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और आप कहाँ तक पहुँच रहे हैं, कितना मार्क्स ला रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 30 में 30 ला रहे हैं तो मतलब पेपर में आप 25 नंबर ही ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हर इंसान फंसता है। चलिए हम देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन बताइएगा आप सभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऐसी रचना जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो। ठीक है, परिवेश से जुड़ा रहता है तो बच्चा क्या करेगा, आसानी से सीखेगा। जैसे आप ही का कोई आप ही को कोई चीज़ बताया जाए और क्या हो, आपके परिवेश से जुड़ी हो, तो आप क्या करेंगे, उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे और उन चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। चलिए 94 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन ए है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, बी संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, सी संज्ञा को परिभाषित कीजिए, डी संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा कि कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन सबसे उचित तरीका है। देखिए संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखेंगे इतना ज़्यादा नहीं होगा। परिभाषा लिखेंगे तो एक छोटा सा लिखेंगे, इसमें भी परिभाषा लिखेंगे तो ये भी एक छोटा सी परिभाषा लिखेंगे। अब इसमें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का क्या करेंगे, प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत ब्रॉड होगा, बहुत बड़ा लिखेंगे तो उनमें क्या होगा, भाषिक क्षमता का आकलन उचित आप कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को हम क्या कहते हैं, निबंध लिखने के लिए कहते हैं तो वो अधिक से अधिक लिखता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उनकी भाषा की क्षमता का हम आकलन आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 95 क्या होगा। 95 पूछा है कि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी है अपने अनुभवों का वर्णन, सी है बातचीत करना, डी है संवाद अदायगी। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा 95। पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि क्वेश्चन क्या है। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका देखिए पूछा है।
ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब जो बच्चा बोलता है उसका विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? संवाद अदायगी। ये अगर बच्चा बोला है संवाद अदायगी कर रहा है तो ये कम प्रभावी नहीं है, ठीक है। बातचीत करना ये भी कम प्रभावी नहीं है। अपने अनुभव का अगर वो वर्णन कर रहा है तो ये भी कम प्रभावी नहीं है। ये सारे अधिक से अधिक प्रभावी हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। बी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। सी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। डी है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। फटाफट से बताइएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि शिक्षण का नहीं पूछा है। जब आपको नहीं पूछता है तो वहाँ पे क्या करता है कि एक आपको क्या देता है? निगेटिव वर्ड देता है, ठीक है। और 3 क्या देता है आपको? पॉजिटिव वर्ड देता है। हम निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़ा चुके हैं, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ से वीडियो सर्च करिएगा तो हमारी वीडियो आ जाएगी। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो इसमें देखिए 3 पॉजिटिव वर्ड रहेंगे और 1 निगेटिव, अगर नहीं पूछा है तब। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से निगेटिव कौन कौन पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप ऐसे ही देख सकते हैं कि कंठस्थ करना, याद करना, ही भी आदि ये सब शब्द जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 97। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए भाषा के व्याकरणिक नियम, बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी भाषा की पाठ्यपुस्तक, डी समृद्ध भाषिक वातावरण। आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। आप पेन कॉपी लेके बैठा करिए और एनालिसिस क्या करिए आपने कितना आंसर सही किया है। चलिए देखते हैं 97 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए यहाँ पे ऐसे समृद्ध ये क्या है? समृद्ध भाषिक वातावरण एक तरीके से मान लीजिए ये पॉजिटिव वर्ड है, ये कहीं भी आए तो आप इसको टिक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है 98। आप सभी यहाँ पे क्या किया करिए कि एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और उसे क्या किया करिए? एनालिसिस क्या करिए आपने कितना मार्क्स पाया है, और आपने जितना मार्क्स पाया है अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए है सीखने की क्षमता का आकलन, बी है काव्य सौंदर्य, सी है निबंध लिखने की योग्यता, डी है व्याकरणिक नियम। इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए 97 का देखिए क्या होगा, सॉरी 98 का हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, सीखने की क्षमता का आकलन। देखिए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्व आप किसे देंगे ये पूछा है। तो क्या करें? सीखने को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। इसका जो हम आकलन करेंगे सीखने का उससे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा 99। चलिए देखते हैं 99 क्या पूछा है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, सी है कक्षा के बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, डी है बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। बहुभाषिक कक्षा क्या होती है? सबसे पहले ये समझिएगा आप, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बहुभाषिक कक्षा का मतलब है कि एक ही कक्षा में क्या हो, अनेक तरीके के बच्चे हो जो अलग अलग भाषा बोलते हो। एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों, ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ये हमारा क्या होता है? बहुभाषिक कक्षा होता है। अलग अलग संस्कृति को हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे कम महत्व हम किसे देंगे कि हम बच्चों को कभी भी ये नहीं कहेंगे, ये नहीं सिखाएंगे कि 2 भाषाओं के बीच क्या करें? अंतर या समानता का विश्लेषण करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है हमारा 100 क्वेश्चन देख लीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए है अभ्यासों का वैविध्य, पाठों की संख्या, सी विषय वस्तु में वैविध्य, डी भाषा की विभिन्न छटाएं। आंसर बताइएगा आप सभी।
तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भाषा पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय, ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है। तो देखिए, अगर आप पाठ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब भाषा की पाठ्यपुस्तक, जैसे मान लीजिए आप हिंदी के पाठ्यपुस्तक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा कि पाठों की संख्या। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पाठों की संख्या कितना डाल रहे हैं उसमें, लेकिन अभ्यास में वैविध्य, विषय वस्तु का वैविध्य, भाषा का वैविध्य, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। 101, बहुभाषिकता ए भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, सी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, डी भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। फटाफट से आंसर बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे बहुभाषिकता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं बहुभाषिकता होता क्या है। जैसे अभी हम आपको बताया कि एक ही कक्षा में क्या हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हो, अलग अलग भाषा, ठीक है, अलग अलग क्या भाषा बोलने वाले बच्चे हो, यही हमारा क्या बहुभाषिकता है। तो पूछा क्या है कि अगर अलग अलग बच्चे भाषा बोलने वाले हैं तो क्या भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है? नहीं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है? बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अगर अलग अलग बच्चे भाषा बोलने वाले हैं तो अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो आपको भी अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, एक तरह का संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाषा ऑप्शन नंबर ए है विद्यालय में ही सीखी जाती है, बी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, डी है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि क्या है, भाषा हमारा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, क्योंकि भाषा हमारा एक नियम से ही चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्या है। 103 में पूछा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन नंबर ए है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, बी है कोरी स्लेट होते हैं, सी है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, डी है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद ही आंसर दिया करिए, तो आंसर सही होगा। जब तक आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप आंसर कभी भी सही नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में पहले अपने घर से सीख के आते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, मतलब अपने घर से क्या करते हैं, उनके घर पे अगर हिंदी बोली जाती है वो हिंदी सीख के आते हैं, अंग्रेजी बोली जाती है तो अंग्रेजी सीख के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, बी है भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, डी है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। आंसर बताएगा आप सभी फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 104 का बी बिल्कुल सही होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है कि जो हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम है, इसमें हमेशा क्या होता है, अनुवाद का सहारा लेना होता है। किसका, अनुवाद का सहारा लेना होता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में भाषा में संपूर्णता तब आती है जब वो क्या करता है कि भाषा की शब्दावली को आत्मसात करता है या दूसरी शब्दावली को क्या करता है अपने अंदर रखता है या उसे अच्छी तरीके से सीख के आत्मसात कर लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं क्या है हमारा। मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मदिरा ऑप्शन ए है मदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, बी है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, सी है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, डी है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए मदिरा है, ये क्या करती है, कक्षा 5 में पढ़ रही है और यह बोलती क्या है
कि मुझे आम अच्छा लगता है, मैं थक गई। अब ये यहाँ पे बोल क्या रही है, तो यहाँ पे देखिए मदिरा जो है वो लिंग का प्रयोग कर रही है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से क्या कर रही है, एक सेकंड रुकिएगा, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का क्या कर रही है, यहाँ पर प्रयोग कर रही है, मतलब प्रयोग करना वह जानती है, इसलिए वो क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। और इसका जो 15 नंबर का आपका पैराग्राफ आता है उसे हम दूसरी वीडियो बना के रखते हैं, हमने अभी एक वीडियो बनाई है, आगे और भी वीडियो हम बना देंगे, तो आप वहाँ से जाके पैराग्राफ को कैसे हम करते हैं उसका ट्रिक आप सीखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए।